नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका रजनी उपाध्याय और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आप ही की पाठ्य पुस्तिका कृतिका का चैप्टर 2। चैप्टर 1 जो है माता का आंचल, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और हम नंबर 2 चैप्टर जो है पाठ जॉर्ज पंचम की नाक, पार्ट 2 जो है इसे हम पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है जॉर्ज पंचम की नाक, ये कमलेश्वर जी द्वारा लिखा गया है और ये एक कटाक्ष है। जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, अगर किसी की नाक के ऊपर बात जाती है तो एक ये व्यंग हो सकता है, एक कटाक्ष हो सकता है। तो यहाँ पर जॉर्ज पंचम की नाक के बारे में इस पाठ में हमें बताया है, जो कि दिल्ली में इनकी एक मूर्ति स्थापित है। तो ये बात उस समय की है जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ भारत के दौरे पर आने वाली थी। तो उस समय की बात यहाँ पर बताई गई है और ये पूरा चैप्टर उन लोगों पर कटाक्ष किया गया है, उन लोगों के ऊपर ये चैप्टर लिखा गया है जो स्वतंत्र तो हो गए हैं लेकिन केवल और केवल शारीरिक रूप से, वो मानसिक रूप से आज भी अंग्रेजों के गुलाम हैं और हमेशा से ये मानते आए हैं कि जो पश्चिमी सभ्यता है वो हमसे ज्यादा अच्छी है, हमसे ज्यादा वो लोग विकसित है या विकासशील है। तो ठीक है, हम ये नहीं कहते कि पश्चिमी सभ्यता हमसे ज्यादा विकसित नहीं हो सकती या हमसे ज्यादा विकासशील नहीं हो सकती, लेकिन स्वयं को कम आंकना कि हम कम विकासशील हैं, हम विकसित नहीं हैं, हम उनसे अच्छे नहीं हो सकते, ये कहना गलत होता है। तो ये जो पूरा चैप्टर है, ये पाठ हमें यही सिखाता है और उन लोगों पर ही ये कटाक्ष करता है कि जो आज भी पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करते हैं और उसे ही अच्छा मानते हैं, उसे ही अच्छा बताते हैं। अर्थात वो मन से सोच से आज भी अंग्रेजों के गुलाम है। अर्थात भारत हमारा स्वतंत्र हो गया था, उस समय की बात है ये, लेकिन भारत स्वतंत्र हो गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया, लोग जो है वो, उनकी जो मानसिकता है वो अभी तक स्वतंत्र वो मानसिक रूप से नहीं हुए थे। वो केवल और केवल अंग्रेजों को दिखाने के लिए, अंग्रेजों के लिए ही वो अपने आप को बदलना चाहते थे, अपने तौर तरीकों को बदलना चाहते थे। तो ये पाठ बिल्कुल इस बात पर व्यंग है, इस बात पर एक कटाक्ष है कि किस तरह से एक जॉर्ज पंचम की नाक के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से उस नाक को लगाने के लिए, उस नाक के लिए यहाँ पर कितनी सारी परेशानियां, कितनी सारी दिक्कतें। अर्थात ऐसा कोई विभाग नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इसके लिए परेशान ना हुआ हो, इसके लिए उसने दिक्कत ना उठाई हो। तो ये चैप्टर जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत इस चैप्टर को पढ़ने में मजा आने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि आपका जो ये पाठ है, ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप इसको आपने देखा होगा कि अगर आप पिछली क्लासों के सैंपल पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको इस पाठ से गद्यांश से संबंधित प्रश्न भी और पाठ से संबंधित प्रश्न भी आपके हमेशा ही इस पाठ से बोर्ड परीक्षाओं में आते हैं। तो इस पाठ को, क्योंकि अगर हम सिर्फ बुक से पढ़ते हैं तो हमें उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता, लेकिन अगर हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा आपको इंटरेस्ट इस पाठ को पढ़ने में आने वाला है। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप यहीं पे समझ जाएंगे तो आपको फिर बार बार इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, ये जो बात है ये उस समय की है जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय मई हिंदुस्तान पधारने वाली थी। ये जो चैप्टर है ये कमलेश्वर जी द्वारा लिखा गया है और इस चैप्टर का नाम, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही जॉर्ज पंचम की नाक के ऊपर बना हुआ है, तो इसीलिए इसका नाम
ये रखा गया है। तो उस समय अखबारों में उनकी ही चर्चा हो रही थी कि यहाँ पर एलिजाबेथ आने वाली हैं। तो हर तरफ जो अखबार थे उसमें केवल और केवल इसी बात की चर्चा हो रही थी कि इंग्लैंड की महारानी जो एलिजाबेथ है द्वितीय, वो भारत अपने पति के साथ आने वाली है, भारत के दौरे पर आने वाली है। और रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। तो यहाँ पर रोज ऐसी ऐसी खबरें आ रही थी कि शाही दौरा, क्योंकि वो एक महारानी है और ये एक शाही दौरा है, तो उसके लिए रोज अलग अलग तैयारियां इंग्लैंड में हो रही थी। लंदन के जो न्यूज़पेपर थे वहां से रोज अलग अलग प्रकार की खबरें आ रही थी। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उस समय रानी तीनों देशों के दौरों पर आ रही थी, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के। और उनका सेक्रेटरी, जो रानी का सेक्रेटरी था और शायद तूफानी दौरा करने वाला था, उनका जो सेक्रेटरी शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। रानी एलिजाबेथ का एक जासूस और सेक्रेटरी पहले ही एशिया महाद्वीप का, यानी कि जिसमें ये 3 देश हैं, पाकिस्तान, भारत और नेपाल, इनका एक तूफानी दौरा, यानी कि फटाफट से जाके पहले सारी व्यवस्थाओं को चेक करना, तो वो तूफानी दौरा वो एक करने वाले थे रानी के आने से पहले। आखिर कोई मजाक तो नहीं था। तो ये कोई मजाक तो नहीं था कि महारानी एलिजाबेथ भारत के दौरे पर आ रही है या पाकिस्तान के दौरे पर आ रही है। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे। अब नया जमाना था और पूरी फौज को लेकर जाना, ये अब इसके दिन बीत चुके थे कि पहले अपना पूरा झुंड लेकर जाओ, तो इसके दिन बीत चुके थे। इसीलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। तो इसके लिए अब फोटोग्राफर्स की फौज जो है वो तैयार हो रही थी, फोटोग्राफर्स को तैयार किया जा रहा था जब रानी दौरे पर जाएंगी तब के लिए। इंग्लैंड के अखबारों की जो कतरने हैं वो हिंदुस्तान के अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी। और रोज यहाँ पर नई नई जो बातें थी वो आती थी लिखकर, और इंग्लैंड के अखबारों की जो कतरने थी वो रोज रोज भारत के अखबारों में चिपकी हुई आती थी। और आता था कि आज रानी ने एक ऐसे हल्के रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। तो रोज इस तरह की खबरें इंग्लैंड से आती थी, इंग्लैंड के न्यूज़पेपर से आती थी। और फिर रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी। तो आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है, तो अगर उसके लिए उसका कहीं पर कोई दौरा होता है या कुछ वो नया करता है, तो वहां पर हमेशा से ही ये चलन रहा है कि उसके बारे में सारी चीजें खोज ली जाती है, उसके बारे में सारी जानकारी एकत्रित की जाती है और उसकी बातें सबको बताई जाती हैं। तो उस समय केवल और केवल समाचार पत्र और न्यूज़पेपर ही थे जो इस तरह की बातों को समाज को सूचित किया जाता था, समाज में फैलाई जाती थी। लेकिन आज के समय में आप देखेंगे इंटरनेट पर किसी के भी बारे में आप देखो, किसी के भी बारे में आप एक क्लिक करके खोल के सारी चीजें पढ़ सकते हो। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी और रानी एलिजाबेथ की जो पूरी कहानी थी, जीवन की जो कहानी थी पूरी, जन्म से लेकर अभी तक की, वो भी दास्तान उसमें छपी। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीर अखबारों में
छप गई, क्योंकि ये शाही महल की बात हो रही थी। तो यहाँ पर जो शाही महल में काम करने वाले नौकर थे, बावर्ची थे, खानसाम थे, अंग रक्षक थे, इनकी पूरी की पूरी जो जीवनियां थी वो देखने में आई, और शाही महल में रहने वाले और पलने वाले कुत्तों तक की फोटो तस्वीर जो है वो अखबारों में छप गई। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। शंखनाद अर्थात शुरुआत जो है, यात्रा की शुरुआत, दौरे की शुरुआत इंग्लैंड से हो रही थी, इंग्लैंड से महारानी आ रही थी, लेकिन इसकी गूंज हिंदुस्तान में सुनाई दे रही थी, अर्थात हिंदुस्तान के लोग भी पूरे जोर शोर से तैयारी में लगे हुए थे। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी और राजधानी में तहलका मचा हुआ था, क्योंकि रानी जो थी वो सबसे पहले राजधानी में ही आने वाली थी। जो रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना चाहिए। क्योंकि अब उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा कि जो रानी केवल उस समय पर 5,000 रुपयों की कीमत बहुत ही ज्यादा थी, तो वो कहते हैं कि जो रानी 5,000 रुपए का सूट पहनकर हवाई अड्डे पर उतरेगी तो उनके लिए कुछ तो होना चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। इसके जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। अब वो जो रानी है वो अब दिल्ली आ रही है, तो दिल्ली ने अपनी तरफ देखा, अब दिल्ली ने अपनी तरफ देखा, यानी कि अपने आप को देखा, और बेसाख्त मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, घर खुदा की रहमत, कभी हम उनको, कभी हम अपने घर को देखते हैं। और दिल्ली ने इसके बाद अपने आप को देखा, अपनी तरफ देखा, और देखते ही बेसाख्ता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। यानी कि उनकी जो एक शान थी वो इतनी ज्यादा थी कि दिल्ली अब अपने आप को निहार रही थी कि मैं उसके लायक हूं या नहीं। मेरे पे खुद भगवान की एक रहमत हुई है, खुदा की एक रहमत हुई है कि वो हमारे घर, महारानी एलिजाबेथ हमारे घर पधार रही है, तो कभी हम उनको देख रहे हैं कि वो कैसी लग रही है या वो कैसी तैयारी कर रही है, और कभी हम अपने आप को देख रहे हैं। और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। क्योंकि आपने भी देखा होगा, जब आपके घर में मेहमान आते हैं तो घर में पूरी तैयारियां, और खास तौर पे जब वो मेहमान आपके बहुत खास खास व्यक्ति हो, जिनसे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, या जो आपके बहुत ज्यादा करीबी हैं, और या फिर इस तरह के व्यक्ति जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले व्यक्ति हैं, तो आप जब ऐसे व्यक्ति घर में आने वाले होते हैं, कोई मेहमान, वो भी कुछ दिन रहने के लिए, जब कोई ऐसा व्यक्ति कुछ दिन रहने के लिए आपके घर में आ रहा हो, तो सबसे पहले आप अपने घर को देखते हैं, और सबसे पहले आप स्टैंडर्ड देखते हैं कि हाँ व्यक्ति कितने स्टैंडर्ड का है, उसका रहन सहन कैसा है, उसका खान पान कैसा है, और फिर उसी के हिसाब से आपके घर में भी तैयारियां होने लगती हैं, साफ सफाई होने लगती है, पकवान बनाने के लिए नए नए तरह के आइटम आ जाते हैं, और नए नए तरीके के स्नैक्स जो भी आप उनको सर्व करना चाहते हैं, जो भी आप उनकी सेवा में लगाना चाहते हैं, वो सब तैयारियां आप करने लगते हैं। साफ सुथरे कपड़े, घर साफ सुथरा, किचन साफ सुथरा, खाना अच्छा, इस तरह की तैयारियां आप करने लगते हैं। तो यहाँ पर भारत देश में, हिंदुस्तान में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ आने वाली थी, तो यहाँ पर तो बहुत ही बड़ी बात थी। और देखते ही देखते
दिल्ली का अब काया पलट होने लगा, यानी कि बहुत सारे चेंजेस दिल्ली में होने लगे। सड़कें ठीक कराई जाने लगी, जहां पर गंदगी है उसे हटाया जाने लगा। बहुत सारी चीजें, मतलब जो आप देखते हैं कि अचानक जैसे अभी 15 अगस्त या फिर और भी जो भी हमारे देश में इस तरह के त्योहार आते हैं, तो एक नई नई चमक हम अपने आसपास देखने लगते हैं। तो इसी तरह का वहां पर भी होने लगा। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। और ये बात अभी तक बिल्कुल भी किसी ने किसी को नहीं कही थी, किसी ने किसी को देखा नहीं था, लेकिन इतनी फटाफट, इतनी तेजी से ये काम हुआ कि जो बूढ़ी सड़कें थी, अर्थात जो बुढ़ापे की धूल, अर्थात जो टूटी फूटी सड़कें थी, कहीं पर गड्ढे हैं तो कहीं पर चौड़ी सड़क नहीं है, कहीं पर पानी भरा हुआ है या कुछ, तो ऐसी जो सड़कें थी अब वो पूरी तरह से नई बना दी गई थी, उन पर पूरी तरह से काम हो चुका था। इमारतों ने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया, और जो बड़ी बड़ी इमारतें थी दिल्ली की, उन्होंने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया, अर्थात उन पर रंग पेंट वगैरह हुआ और उन्हें सुंदर बनाया गया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी। इतना सब कुछ काम हो चुका था, लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ी मुश्किल थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। तो जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति दिल्ली में लगाई गई थी, वहां पर जॉर्ज पंचम की जो एक मूर्ति थी, एक उनका पुतला जो लगाया गया था वहां पर, उसमें नाक नहीं थी। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक एक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। अर्थात यहाँ पर बहुत बड़ा एक कटाक्ष, एक बहुत बड़ा व्यंग है कि हमारे देश के जो लोग हैं वो बाहरी जो सभ्यता है, पश्चिमी जो सभ्यता है, उनके लिए बहुत ज्यादा ही सोचते हैं, उनके बारे में बहुत ज्यादा ही सोचते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या आ गई थी कि जब एलिजाबेथ भारत में आने वाली थी, यहाँ पर सारी तैयारियां हो चुकी थी, सब कुछ हो रहा था और सब कुछ हो जाएगा, कंप्लीट पूरा हो जाएगा, ये उम्मीद थी। पर एक बहुत बड़ी समस्या थी कि वहां पर अंग्रेज जो एक ऑफिसर थे जॉर्ज पंचम, उनकी नाक जो है वो उनकी मूर्ति पर नहीं थी। तो दिल्ली में सब कुछ था, बस नाक नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। तो जिस इस तरह की जो मूर्ति होती है उस पर नाक उनकी नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है, इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। कैसी दास्तान है? इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, यानी कि इस नाक की एक बहुत बड़ी लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बहुत सारे तहलके मचे थे किसी वक्त। एक टाइम था जब इस नाक के लिए बहुत ज्यादा तहलके हुए थे, आंदोलन हुए थे, और राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंगे गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। तो उस समय बहस इस बात पर हो रही थी कि जॉर्ज पंचम की नाक को रहने दिया जाए या हटा दिया जाए। जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कोई भी बात जब राष्ट्र की होती है तो वहां पर पक्ष और विपक्ष दो चीजें होती हैं, और दोनों ही अपने अपने मत रखते हैं, दोनों ही अपनी अपनी बातें रखते हैं, और अक्सर उनकी जो बातें होती हैं वो एक दूसरे से जस्ट अपोजिट होती है। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज्यादातर लोग जो थे वो
खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। अर्थात खामोश रहने वाले जो लोग थे, जिनको कुछ नहीं बोलना था इस बात पर, उनकी ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियार बंद पहरेदार तैनात कर दिए गए। और जॉर्ज पंचम की जो नाक है, उनके लिए हथियार बंद जो पहरेदार है वो तैनात कर दिए गए। क्या मजाल है कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। जो लोग जॉर्ज पंचम की नाक को हटाने के पक्ष में थे, वो उनकी नाक को हटाने के लिए वहां पर खड़े थे, और जो हटाने के पक्ष में नहीं थे, वो उस पर पहरा लगाए हुए तैनात थे। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए, उन्हें शानो शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता जा रहा था। तो कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा इस बात पर युद्ध तक हो जाया करते थे। उसी जमाने में यह हादसा हुआ, और उसी जमाने में एक यह हादसा हुआ कि इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही, और लाट की नाक चली गई। क्योंकि कुछ लोग जो विपक्ष में थे, जो नाक को हटा देना चाहते थे, वो उन्होंने हथियारबंद जो पहरेदार थे उनको चकमा देकर, गश्त लगाती पुलिस को चकमा देकर नाक की जो लाट थी वो ले गए। अब बहुत बड़ी समस्या थी कि रानी आए और नाक न हो। एकाएक परेशानी बढ़ी, क्योंकि जो एलिजाबेथ थी वो इंग्लैंड की महारानी थी। जॉर्ज पंचम जो थे वो भी बाहर जो अंग्रेज एक ऑफिसर थे। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि रानी आए और नाक ना हो। बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई। खैर ख्वाहों का अर्थ है जो राजनीतिक दल होते हैं, राजनीति से जुड़े हुए जो सदस्य होते हैं, जो देश की सेवा में लगे रहते हैं। और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। अब मीटिंग हुई, और मीटिंग में ये बात शुरू की गई कि क्या किया जाए। वहां सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी नाक भी नहीं रह जाएगी। अगर यहाँ पर नाक नहीं लगी हुई है तो फिर हमारी नाक भी नहीं रहेगी, अर्थात हमारी जो इज्जत है वो भी चली जाएगी अगर यहाँ पर ये नाक नहीं होगी तो इसीलिए बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा दुखी थे जो खैर ख्वाह थे भारत के, अर्थात राजनीतिक दल से जुड़े हुए जो लोग थे, वो बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा परेशानी में थे उस समय, जबकि रानी हमारे देश में आने वाली थी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, अर्थात बड़े बड़े मशवरे हुए, अर्थात बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग हुई, और दिमाग खरोचे गए, अर्थात दिमाग पर जोर डाला गया, दिमाग को खोला गया कि क्या किया जाना चाहिए, क्या होना चाहिए। और अंत में यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। और यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। और मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था। मूर्तिकार जो था वो एक अच्छा कलाकार था, लेकिन पैसे के लिए लाचार था। आते ही उसने हुक्मामों के चेहरे देखे, अजीब परेशानी थी उनके चेहरे पर।
तो यहाँ पर जैसे ही वो मूर्तिकार कलाकार जो था वो पहुंचा, उसने हुक्कामों के चेहरे देखे, अर्थात हुक्म देने वाले जो लोग थे उनके चेहरे देखे, और उसने देखा कि उनके चेहरों पर अजीब परेशानी थी। कुछ के चेहरे लटके हुए थे, कुछ उदास थे और कुछ बदहवास थे। अर्थात क्योंकि उन्हें अब अपनी नाक की चिंता हो गई थी, अपनी इज्जत की चिंता हो गई थी, क्योंकि वो एक अंग्रेज ऑफिसर की नाक को नहीं बचा पा रहे थे। वो अपना सम्मान अंग्रेज ऑफिसर के सम्मान में समझते थे कि जब तक हम उनका सम्मान नहीं करेंगे तो हमें सम्मान नहीं मिलेगा, और अंग्रेजों से ही, वो भी अंग्रेजों से। तो ये जो पूरी कहानी है, ये जो पूरा एक व्यंग, एक कटाक्ष यहाँ पर किया गया है उस समय की जो राजनीतिक सोच थी कि जब हमारा देश आजाद तो हो गया था लेकिन मानसिक रूप से अभी भी अंग्रेजों का गुलाम था, अर्थात अभी भी वो अंग्रेजों को ही अपने से ज्यादा समझता था, अंग्रेजों के लिए ही वो सब कुछ करना चाहता था। तो बच्चों, जो ये आज की ये कहानी है ये हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है, क्योंकि आज का जो हमारा टाइम है वो हमारा समय समाप्त हो गया है। इसको हम अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे, तो आप इसको एक बार घर में पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। तो मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।